Hello everybody. Today we are going to start a new topic in chapter number 3 and that is gender literacy and culture. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपका रोमन एम्पायर था वहाँ पर जेंडर और लिटरेसी एंड कल्चर किस तरह का था। जेंडर का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जेंडर मतलब है फैमिली के बारे में, ठीक है। एंड लिटरेसी मीन्स एजुकेशन एंड कल्चर मीन्स कि उनका रहन सहन, उनके ट्रेडिशन किस तरह के होते थे। ओके, ट्रेडिशन उनके किस तरह के थे। हम सबसे पहले हम देखते हैं फैमिली के बारे में। जेंडर मीन्स फैमिली। रोमन लोग जो थे न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। न्यूक्लियर फैमिली, इसका क्या मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं एकल परिवार। एकल परिवार आपने सुना होगा उसको। एक होता है न्यूक्लियर फैमिली और दूसरा होता है जॉइंट फैमिली, है ना। जॉइंट फैमिली का मतलब क्या होता है, ऐसी फैमिली जिसमें पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स सब लोग साथ साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका न्यूक्लियर फैमिली। इसमें क्या होता है, इसमें पेरेंट्स एंड उनके चिल्ड्रन साथ साथ रहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली यानी कि स्मॉल फैमिली, ठीक है। स्मॉल फैमिली वहाँ पर होती थी। इसके बाद देखिए मैरिज। मैरिज का सिस्टम क्या था उनका। मैरिज का सिस्टम था कि मैरिज जो अरेंज की जाती थी वो फैमिली के द्वारा की जाती थी। फैमिली के द्वारा से की जाती थी। मैरिज में क्या होता था, जो वाइफ है ना, और जो आपका हस्बैंड है, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ का क्या रिलेशन था। देखिए वाइफ को अधिक राइट्स थे, लीगल राइट्स बोल सकते हैं आप इनको, लीगल राइट थे, कानूनी अधिकार प्राप्त थे, है ना। जैसे कि प्रॉपर्टी का राइट, प्रॉपर्टी का राइट। तो उसके अंदर क्या है कि जो वाइफ है, जो लड़की है, उसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी प्राप्त होती थी, है ना। जो उसका फादर होगा, लड़की का पिता जो है, उसकी प्रॉपर्टी पर लड़के का हक होता था। और जब शादी होती थी तो इसके पिता ने लड़के को क्या दिया, दहेज दिया। वो सारी प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, लड़के के पास चली गई, है ना। फिर भी पिता की प्रॉपर्टी पर लड़की का राइट होता था। पिता की डेथ होने पर लड़की उसका उत्तराधिकारी बन सकती थी, है ना। वो उसका राइट था कि वो उसको ले सकती है। मैरिज की एज क्या थी, देखते हैं एज ऑफ मैरिज। तो वहाँ पर एज भी डिसाइड होती थी। जैसे आपकी जो लड़का है एंड जो आपकी लड़की है, उनकी एज क्या होगी शादी। बॉय की एज क्या होती थी, 28, 29, 30 से लेकर 32 के बीच में इनकी एज होती थी शादी करने की। एंड गर्ल की एज क्या होती थी, 16 to 18 एंड 22 से लेकर 23 की एज के बीच में इनकी शादी होती थी। तो आप देख सकते हैं दोनों की एज में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसी कारण से एक हस्बैंड की और एक वाइफ की एज में डिफरेंस पाया जाता था। हस्बैंड की एज ज़्यादा होती थी एंड वाइफ की एज कम होती थी। अब हम देखते हैं डाइवोर्स का सिस्टम क्या था। उस टाइम पर डाइवोर्स लेना थोड़ा सा ईजी होता था। पति और पत्नी दोनों को राइट है, डाइवोर्स ले सकते हैं वो लोग। डाइवोर्स के बारे में जस्ट उन्हें इन्फॉर्म करना होता था और उनको डाइवोर्स मिल जाता था। रोमन फैमिली में एक पति और पत्नी के बीच में क्या रिलेशनशिप थे, उनके संबंध अच्छे थे या बुरे थे, आइए देखते हैं इस चीज़ को। तो फैमिली का जो रिलेशनशिप है पति और पत्नी के बीच में, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वहाँ पर अक्सर वायलेंस होती थी। पति और पत्नी के बीच में हमेशा वायलेंस होती थी। और ऐसे कई आर्टिकल्स मिले हुए हैं जिसमें बताया गया कि जो आपका हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ को बहुत पीटता था, है ना, और उनके शरीर पर कई तरह के जख्म बन जाते थे। ऐसा भी वहाँ पर जिक्र किया गया है आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। और अगर कोई बच्चे, अनवांटेड बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको भी वो लोग, कौन, हस्बैंड जो थे, उन बच्चों को भी मार सकते थे, जान से मार सकते थे। ऐसे कई सारे आर्टिकल्स मिले हुए हैं जिसमें बताया गया कि जो हस्बैंड है, मतलब लड़की का हस्बैंड और बच्चे का पिता, वो बच्चों को बहुत कठोर पनिशमेंट देते थे। और ऐसा बताया गया कि पनिशमेंट के तौर पर वो सर्दियों में रात में बच्चों को घर से बाहर निकाल देते थे।
और सर्दी में बच्चे को बाहर रहना पड़ता था, भले ही उसकी जान चली जाए। अब हम देखते हैं वहाँ पर लिटरेसी का रेट क्या था। देखिए, जो आपका रोमन एम्पायर है उसमें लिटरेसी का रेट ज़्यादा अच्छा नहीं था, वहाँ पर कैजुअल लिटरेसी पाई जाती थी। इसका मतलब होता है काम चलाऊ लिटरेसी, मतलब इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि उसका जीवन चल जाए, ठीक है, डेली का काम वो कर सके, उसे हम कहते हैं कैजुअल लिटरेसी, ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। ऐसे कई सारे हमें आर्टिकल्स मिले हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए एक सिटी थी, उसका नाम था पोम्पाई, ठीक है। उसमें हमें जो आर्टिकल मिला, उस आर्टिकल में बताया गया कि यहाँ पर लोग जो हैं सिर्फ कैजुअल लिटरेसी जानते हैं, ठीक है। और वहाँ पर कई सारे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं दीवारों पे लिखे हुए, और उनमें ये बात बताई गई है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कैजुअल लिटरेसी वो सिर्फ जानते हैं, है ना। ऐसे में कई सारे एडवर्टाइजमेंट मिले हुए हैं दीवारों पे लिखे हुए। दूसरी तरफ एक सिटी थी जिसका नाम था इजिप्ट। इजिप्ट में लिटरेसी का रेट कैसा है, अच्छा है, और वहां पर हमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, लेटर्स मिले हुए हैं, और वो लेटर्स स्क्रैप्स ने लिखे हैं। यानी स्क्रैप कौन लोग होते हैं, लिपिक, ठीक है, जैसा कि आपने मेसोपोटामिया में पढ़ा था, लिपिक, है ना। वो लोगों ने क्या लिखा है, स्क्रैप्स में लेटर्स लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इजिप्ट में लिटरेसी का रेट कैसा है, अच्छा है, लेकिन वहां पर भी लिटरेसी का रेट जो है सिर्फ कुछ पर्सन के पास में ही होता है। जैसे कि मान लीजिए आर्मी है ना, और जो आपके मैनेजर्स होते हैं, ऐसे लोगों के पास में है लिटरेसी का रेट अधिक होता है। ओके, कॉमन पीपल के पास में लिटरेसी का रेट ज़्यादा नहीं था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कल्चर कैसा था। आपको ऑलरेडी पता है कि जो आपका रोमन एम्पायर था उसमें कल्चर काफ़ी डाइवर्स था, वहाँ पर डाइवर्स कल्चर पाया जाता था, ठीक है। और कल्चर की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी, और यहाँ पर जो क्लॉथ होते हैं, कपड़े पहनने का जो स्टाइल होता है, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस था। क्लोथिंग में डाइवर्सिटी थी। भोजन जो वो करते हैं उस भोजन में भी डाइवर्सिटी है, और जिस देवी देवता को मानते हैं, यानी कि धर्म में भी क्या है, डाइवर्सिटी है। लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। क्लॉथिंग में डाइवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ के लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने का जो स्टाइल है उनका कैसा डिफरेंट है ना। फूड की बात की हमने तो वहाँ के लोग भी डिफरेंट तरह के फूड को इस्तेमाल करते हैं, और रिलीजन की बात की हमने तो वहाँ पर भी लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। तो वहाँ पर कई ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसलिए हमने बोला यहाँ पर कि कल्चर कैसा है, उनका डाइवर्स है। लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, देखिए वहाँ पर लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती थी, एरामाइक, कॉप्टिक, सेल्टिक, इस तरह की वहाँ पर कई सारी लैंग्वेज बोली जाती थी। इन सब में सबसे अधिक डोमिनेंट लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी, एरामाइक, सबसे अधिक डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, अपना प्रभाव जमाना, यानी कि इन सब लैंग्वेज के ऊपर कौन सी लैंग्वेज होती थी, एरामाइक, उसका प्रभाव अधिक होता था, यानी कि उस लैंग्वेज को अधिक लोग बोलते थे। जो लैंग्वेज आपने देखी उन लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, है ना, कोई लिपि नहीं होती थी, तो ये लैंग्वेज जो होती थी वो जस्ट ओरल होती थी। यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता था, है ना। बाद में क्या हुआ कि कॉप्टिक लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में बाइबल जो थी उसका भी यहाँ पर ट्रांसलेशन किया जाता है, किस लैंग्वेज में, कॉप्टिक लैंग्वेज में। आज की इस वीडियो में आपने देखा रोमन एम्पायर में फैमिली किस तरह की थी, फिर आपने देखा कि वहाँ लिटरेसी का रेट क्या था, एंड लास्ट में आपने वहाँ पर कल्चर के बारे में जाना। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।